प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मियां नसीरुद्दीन शब्द चित्र का आगे का भाग पढ़ेंगे। पिछले भाग में हमने देखा कि मियां नसीरुद्दीन लेखिका को अपनी रोटी बनाने की कला के विषय में बता रहे थे और किस तरह से उन्होंने रोटी बनाना सीखा यह उन्होंने लेखिका को बताया। और उन्होंने यह भी समझाया कि तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है, यानी शिक्षा, किसी भी शिक्षा की का ज्ञान प्राप्त करना, यानी ज्ञान का भी ज्ञान प्राप्त करना, यह अपने आप में विशेष बात होती है। तो लेखिका भी उनकी बातों से सहमत थी। और अब हम इस शब्द चित्र का आगे का भाग आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो मियां नसीरुद्दीन जोश में आ गए। लेखिका की बात सुनते ही वो बहुत जोश में आ गए और वो कहने लगे कि हमने न लगाया होता खोमचा तो क्या आज यहाँ बैठे होते? अगर खोमचा न लगाया होता, ठेला न लगाया होता तो आज हम यहाँ नहीं बैठे होते, अपने काम में कुशल नहीं होते। अब मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते हुए देखकर कि अब मियाँ नसीरुद्दीन अपने पुराने दिनों जब वो खोमचा यानी ठेला लगाया करते थे उन दिनों को याद करने में लगे थे। तो उन यादों में भटकते हुए देखकर लेखिका ने बात का रुख मोड़ा, बात को फिर से वो बदल दी और वो पूछ बैठी कि आपने खानदानी नानबाई होने का जिक्र किया है कि आपका खानदान एकदम खानदानी, आप नानबाई हैं। पूरे खानदान पिछली पीढ़ियों से जो है ये रोटी बनाने का काम होता आ रहा है। तो आपने खानदानी नानबाई होने का जिक्र किया है कि क्या यहाँ और भी नानबाई हैं, और भी रोटियां बनाने वाले कलाकार हैं? तो अब यह बात सुनते ही मियाँ जो है उसे लेखिका को घूरने लगे और फिर उन्होंने रुखाई से कहा कि बहुतेरे मतलब बहुत से हैं पर खानदानी नहीं है। तो फिर वह बोले कि सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई है एक बात मेरे दिमाग में घूम रही है। हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूं कहा कि मियाँ नानबाई कोई नई चीज़ खिला सकते हो। तो उनके जो बड़े बुजुर्ग थे, उनके पूर्वज थे, अब उनके बारे में बताने लगे कि उनसे जो बादशाह थे, राजा थे, उन्होंने कहा था कि कोई नई चीज़ खिला सकते हो। तो बुजुर्गों ने कहा कि हुक्म कीजिए जहाँ पनाह राजा, कि आप हुक्म कीजिए। तो बादशाह सलामत ने फरमाया कि कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो ना आग से पके और ना ही पानी से पके। अब तब लेखिका पूछ बैठी कि क्या उनसे बनी ऐसी चीज़? तो क्या उन्होंने कोई ऐसी चीज़ बनाई? तो मियाँ नसीरुद्दीन बोले कि क्यों ना बनती साहिब, क्यों बनी, यानी वह चीज़ बनी भी और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही मतलब उसकी खूब प्रशंसा की है। तो वह चीज़ बनी भी और बादशाह सलामत ने खूब खाया भी और उसकी खूब प्रशंसा भी किए। अब लेखिका को लगा कि हमारा आना कुछ रंग लाया चाहता है, कि अब कुछ विशेष बताना चाह रहे हैं और कुछ मज़ेदार बात बताना चाह रहे हैं। अब उन्होंने फिर बेसब्री से पूछा कि वह पकवान क्या था, कोई ख़ास चीज़ होगी। अब मियाँ कुछ देर तक तो सोच में खो गए और फिर सोचा कि पकवान पर रोशनी डालने को है। अब लेखिका सोचने लगी कि शायद मियाँ जो बहुत सोच रहे हैं बहुत ध्यान से, शायद उस पकवान का वर्णन करना चाह रहे हैं। कि नसीरुद्दीन साहब बड़ी रुखाई से बोले, लेकिन तब तक हुआ क्या कि वो बहुत रुखाई से एकदम रूखे अंदाज में बोले, यह हम न बतावेंगे और बस आप इतना समझ लीजिए, इतना मतलब इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। और कहावत जब भी गढ़ी गई हो हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर ही पूरी उतरती है। तो वो बहुत रुखाई से लेखिका से कहे कि एक कहावत है कि खानदानी नानबाई जो होता है वह एक कुएं में भी रोटी पका सकता है। और अब यह कहावत जब भी बनाई गई हो, गढ़ी गई हो मतलब बनाई गई हो, लेकिन इस कहावत को जो मियाँ नसीरुद्दीन के जो पूर्वज थे, बुजुर्ग थे, उन्होंने इस कहावत को अपने कर्तव्य पर पूरी तरह से सही उतार दिया। उन्होंने इस काम को पूरा करके दिखाया। अब लेखिका मज़ा लेने यानी के मूड में थी, मज़ा लेने के लिए वो कुछ कहना चाह रही थी। तो उन्होंने मज़ा लेने के लिए टोका कि कहावत यह सच्ची भी है कि झूठी है। सच्ची, कि वो कहने लगी कि
ऐसे ही मजाक के लिए उन्होंने कहा कि यह कहावत सच्ची भी है कि यह झूठी है। अब मियाँ यह सुनते ही क्रोध में आ गए और आंखें तरेरते हुए बोले, और क्या झूठी है? मतलब क्या यह कहावत झूठी है? बिल्कुल झूठी नहीं है। अब आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? अब रोटी बनाने में झूठ का कोई काम नहीं है। भला झूठ से रोटी पकेगी? झूठ से रोटी कभी नहीं पक सकती। क्या पकती देखी है कभी? आपने कभी झूठ से रोटी को पकते हुए देखा है? अब वो कहने लगे कि रोटी जनाब पकती है आँच से, आँच से, भट्टी की आँच में रोटी पकती है, समझे? अब यह बात सुन करके लेखिका को सिर हिलाना पड़ा, हामी भरनी पड़ी, और उन्होंने कहा कि आप ठीक फरमाते हैं, आप बिल्कुल सही कहते हैं। इसी बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया और वह पुकारते हुए बोले कि मियाँ रहमत, इस वक्त किधर को? आप किधर जा रहे हैं? मियाँ रहमत, आप इस वक्त किधर जा रहे हैं? अरे वह लौंडिया ना आई रुमाली लेने। लौंडिया मतलब लड़की, रुमाली, रुमाली रोटी। रुमाली रोटी बहुत पतली होती है, बहुत पतली बनाई जाती है, विशेष तरह की रोटी। तो उन्होंने मियाँ रहमत से पूछ लिया कि लड़की जो है रुमाली रोटी लेने नहीं आई, शाम को मंगवा लीजिए, शाम को आप मंगवा लीजिएगा। तो अब इसके बाद लेखिका ने फिर अपनी बात प्रारंभ की कि मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। कि जहमत मतलब कष्ट, आपको एक बात और बताने के लिए कष्ट उठाना पड़ेगा। अब मियाँ तब तक एक बीड़ी सुलगा चुके थे, तो वह कुछ फुर्ती, अब वो बीड़ी पी करके कुछ फुर्ती उनमें आ गई थी, तो वह बोले कि पूछिए। और कहने लगे कि अरे बात ही तो पूछिएगा, जान तो ना ले लेंगे, यानी आप तो बस बात ही तो पूछेंगी ना, कोई मेरी जान थोड़ी नहीं ले लेंगे। अब फिर वो अपनी बातों में ही खो गए और बोले कि उसमें भी अब कुछ देर, अब जान को जाने में भी बस अब कुछ ही देर है। 70 के हो चुके, उम्र 70 वर्ष की हो चुकी है। फिर जैसे अपने से ही कहते हों, अब वो अपने आप से ही बोलने लग गए, अपने से ही कहने लग गए कि वालिद मरहूम को कूच किए, वालिद मरहूम तो कूच किए 80 पर, कि पिता जो हैं स्वर्गवासी हुए 80 वर्ष की उम्र में, पर क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले ना मिले, और मुझे इतना मोहलत मतलब समय, इतना समय मिले या ना मिले। अब इस तरह से वो अपने आप से ही बातें करने लगे। अब इस मजमून पर हमसे कुछ कहते ना बना, मजमून मतलब विषय। अब इस विषय पर लेखिका अब उनको कुछ कहते ना बनाए, तो फिर वह अब आगे बोलने लग गई। कहीं कि अभी तो यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा, कि आपके बुजुर्ग जो पूर्वज हैं वो शाही यानी राजशाही बावर्ची खाने में, जो भोजनालय में तो काम किए ही होंगे। अब यह सुनते ही मियाँ बहुत बेरुखी से टोक दिए कि यह बात तो पहले ही हो चुकी है, यह बात तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हम लोग शाही नानबाई हैं, खानदानी शाही नानबाई हैं। तो लेखिका ने कहा, हो तो चुकी है साहिब, पर यह जानना था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। अब यह सुन करके मियाँ बोले कि अजी साहिब, क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हैं? अब आप किसी भी बात को इतनी बारीकी से क्यों जानना चाह रहे हैं? अब कह दिया ना कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो क्या काफ़ी नहीं है? अब मैंने इतना बता ही दिया कि हमारे पूर्वज बादशाह के यहाँ काम करते थे, तो इतना बताना ही क्या आपके लिए काफ़ी नहीं है? अब यह सुन करके हम खिसियानी हंसी हंसे, और ये लेखिका एक हंसी हंस दी है। तो फिर वह बोली कि है तो काफ़ी, मतलब इतना तो हमारे लिए काफ़ी है, पर ज़रा नाम लेते तो उसे वक्त से मिला लेते। यदि आप बादशाह सलामत का नाम बता देते तो उसे उस समय के हिसाब से मिला लेते। अब मियाँ बोले, नसीरुद्दीन बोले, वक्त से मिला लेते? अब यह भी खूब, यह भी बहुत बहुत खूब है, पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से? अब वो लेखिका को ही, वो जो बोलने की कला जो थी, वह उसी कला को दिखाते हुए अब लेखिका पर ही प्रश्न करने लग गए कि भला वक्त से आप क्या मिलाते, समय से आप क्या मिलाते? अब मियाँ हंसने लगे, और ऐसे हंसने लगे जैसे वह हमारी खिल्ली उड़ा रहे हों, जैसे कि वह लेखिका का मजाक बनाने लगे हों। अब वो हंसने लगे। वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक? अब वो कहने लगे कि भला समय को समय से कोई मिला पाया है आज तक? फिर उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, खैर आप पूछिए।
किसका नाम जानना चाहते हैं? दिल्ली के बादशाह का ही ना, आप दिल्ली के बादशाह का ही नाम जानना चाहते हैं। उनका नाम कौन नहीं जानता? जहाँ पना बादशाह सलामत ही ना, बादशाह सलामत का ही तो नाम जानना चाहते हैं। अब फिर लेखिका बोल पड़ी कि कौन से? बहादुर शाह जफ़र। बहादुर शाह जफ़र ये मुग़लों के अंतिम बादशाह थे, मुग़ल सल्तनत के अंतिम बादशाह। तो उन्होंने कहा कौन से? बहादुर शाह जफ़र। अब यह सुनते ही मियाँ खीस उठे और फिर उन्होंने कहा कि फिर अलट पलट की वही बात कि आप अलट पलट करके सिर्फ वही बात कर रही हैं, तो लिख लीजिए। खिसियाते हुए उन्होंने कहा कि आप लिख लीजिए, बस यही नाम, आप यही नाम लिख लीजिए। आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुक्का भेजना है? आपके यहाँ पे कोई चिट्ठी रुक्का मतलब संदेश, कोई चिट्ठी संदेश भेजना है कि डाक खाने वालों के लिए सही नाम पता ही ज़रूरी है? अब लेखिका के इस तरह से बार बार पूछने पर मियाँ नसीरुद्दीन खींचने लगे और वह बोलने लगे कि आप उन्हीं बहादुर शाह जफ़र का ही नाम लिख लीजिए। अब हमें बिटर बिटर अपनी तरफ देखते पाया। बिटर बिटर कहते हैं कि एक टक देखना। तो अब एक टक जब लेखिका उनकी तरफ देख रही थी तो वो सिर हिलाकर फिर अपने कारीगर से कुछ कहने लग गए और कारीगर से बोले, अरे वो बब्बन मियाँ भट्ठी सुलगा दो तो काम से निपट लें। भट्टी सुलगाने के लिए कहने लगे। अब लेखिका फिर प्रश्न करी कि यह बब्बन मियाँ कौन है साहिब? अब मियाँ ने फिर रुखाई से कहा, इतनी रुखाई से बोले जैसे फाँक ही काट दी हो, यानी उनकी बात को काट दिए हो एकदम, जैसे फाँक काट दी जाती है। तो कहने लगे कि अरे अपने कारीगर और कौन होंगे? या बब्बन मियाँ हमारे कारीगर हैं, भला और कौन होंगे? अब लेखिका के मन में आया कि पूछ लें कि बेटे बेटियां हैं, पर वो पूछ नहीं पाई क्योंकि मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार थे। दबे हुए अंधड़ यानी दबी हुई आंधी। दबी हुई आंधी का तात्पर्य है कि बस अब वो क्रोध में आपा खोने ही वाले थे, अपने ऊपर से नियंत्रण खोने ही वाले थे, क्रोधित होने वाले थे। तब उनके चेहरे पर क्रोध का भाव देख करके उन्होंने लेखिका ने मजमून न छिड़ने का फैसला किया, यानी इस विषय पर फिर वो बात नहीं करी, उनके बेटे बेटियों के बारे में नहीं पूछी। बस उन्होंने कहा कि इतना ही कहा कि ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं, यानी ये कारीगर आपके ही शिष्य हैं, यानी आपसे ही सीखते हैं। तो फिर मियाँ ने कहा कि खाली शागिर्दी ही नहीं साहिब, गिन के मजूरी देता हूँ। यानी अब ये सिर्फ सीखते ही नहीं हैं, सीखने का ही काम नहीं करते हैं, इनको काम के लिए मैं गिन के मजूरी भी देता हूँ, मेहनताना देता हूँ। मेहनताना क्या? 2 रुपए मन आटे की मजूरी, कि 2 रुपए 1 मन आटे की सानने या रोटी बनाने के काम की मजदूरी देता हूँ। 4 रुपए मन मैदे की मजूरी, और मैदे की रोटी बनाने और या मैदे को सानने, इन सब के लिए 4 रुपए प्रति मन मतलब अब ये नापने की यूनिट है, तो प्रति मन के हिसाब से देता हूँ। फिर लेखिका पूछ बैठी कि ज़्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियां पका करती हैं? अब मियाँ को अब तक इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी नहीं रह गई थी। अब उनके मन में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि अब वो इस विषय पर और भी बात करें। फिर भी वो लेखिका से छुटकारा पाना चाह रहे थे, तो छुटकारा पाने के लिए बोले कि किसी तरह से लेखिका अब यहाँ से जाएं। अब रोटी बनाने पर कुछ नहीं बोलना चाह रहे थे। तो फिर भी उन्होंने कहा कि यहाँ पर रोटियां बनती हैं बाकर खानी, शीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाव, दीदा, गाजेवान, तुनकी। अब ये सब रोटियों के नाम हैं, तरह तरह की रोटियां। तो उन्होंने इतनी रोटियों के नाम गिना डाले और फिर तेवर चढ़ाकर, यानी माथे पर तनाव डालते हुए उन्होंने लेखिका को घूरा और कहा, और घूरते हुए कहे कि तुनकी पापड़ से भी ज़्यादा महीन होती है। महीन यानी तुनकी जो रोटी होती है वह पापड़ से भी ज़्यादा पतली होती है, उससे भी ज़्यादा महीन होती है। तो हाँ, किसी दिन खिलाएंगे आपको। अब एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गया, यानी कुछ और विचार उनके मन में आने लग गए, विचार की चमक आ गई। एक कुछ सोचने लग गए और एक लंबी सांस भरे और किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करने लगे। गुमशुदा जो खो गई, जो उस याद को ताज़ा करने लगे
और बोले कि उतर गए वे ज़माने, उतर गए वे ज़माने कि वह समय बीत गया, और गए वे कद्रदान, कद्रदान यानी कद्र करने वाले, प्रशंसा करने वाले। तो वो कहने लगे कि वह समय बीत गया और गए वे कद्रदान जो पकाने खाने की कद्र करना जानते थे, कि अब वैसे लोग, समय बदल गया, समय बीत गया, और वह लोग भी नहीं रहे अब कि जो खाना पकाने वाले और खाने की कद्र करना जानते थे, जो लोग खाने की कलाकारों की कद्र करते थे। अब मियाँ अब क्या रखा है, कहने लगे कि अब कुछ नहीं दिखाई देता, अब क्या रखा है, अब तो लोगों के पास समय ही नहीं है। अब निकाली तंदूर से निगली और हजम, यानी लोग अब कला की कद्र नहीं करते, बस रोटियां निकली तंदूर से और बस किसी तरह से निगल लिए और उसे पचा लिए। तो कहने लगे वो कि अब पकाने वाले जो कलाकारों को सम्मान नहीं देते। अब मियाँ नसरुद्दीन के कहने का तात्पर्य यह था कि जो पकाने वाले की कलाकारी को लोग पहले बहुत सम्मान देते थे, लेकिन आज ज़माना बदल गया है, अब कलाकारों को और उनकी कलाकारी को सम्मान देने वाले लोग नहीं दिखाई देते। लोगों के पास अब समय ही नहीं है और लोग बस अपना पेट किसी तरह से भर रहे हैं, और उनके लिए स्वाद और कलाकारी इनका कोई महत्व नहीं है। तो यह थे मियाँ नसरुद्दीन, उनका शब्द चित्र। लेखिका ने उनके विषय में बताया कि वह किस तरह रोटी बनाने की कला में अत्यंत कुशल थे और बात करने का भी उनका अंदाज विशेष था। तो यह था पाठ, इसका स्पष्टीकरण। आशा है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।